वो था लोकतंत्र। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि लोकतंत्र से मतलब क्या है। लोकतंत्र, इसका हम लोग आशय पढ़ेंगे। लोकतंत्र के रूप पढ़ेंगे, इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। हम इसी के तहत हमारे लक्ष्यप्रांत में एक टॉपिक है संसदीय लोकतंत्र की विशेषताएं। उस टॉपिक को भी हम लोकतंत्र के रूप के जब रूप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आशय क्या है इसका, इसका हम लोग पहले पढ़ते हैं आशय। इसका सिंपल सा जो आशय होता है, जो यूनिवर्सल फेमस है, वो जनता का जनता के दौरान जनता के दौरान नहीं यार, ये द्वारा है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, इन तीनों का शासन। मतलब लोकतंत्र किसे कहते हैं, वहां पर लोक प्रभुता होती है। लोक प्रभुता मतलब जैसे हम लोग जब पढ़े थे, जब प्रस्तावना का जो पहला टॉपिक था, जो सत्ता का स्रोत क्या होगा, तो लोक प्रभुता उसमें हम लोग देखे थे। फिर उसका हम लोग मूल्यांकन पूरे अच्छे तरीके से किए थे। तो उसमें हम लोग देखे थे आखिर लोक प्रभुता होता क्या है। तो लोक प्रभुता का मतलब क्या है, जनता ही स्वामी होगी, मतलब जनता का शासन होगा। मतलब लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता का शासन होता है, लेकिन यह सैद्धांतिक तौर पर होता है। जनता का शासन तो होता है लेकिन सैद्धांतिक तौर पर होता है। ये क्या होता है, जनता के द्वारा शासन। मतलब जो जनता का सैद्धांतिक तौर पर शासन होता है, इसमें क्या करता है कि जो जनता होती है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन से अपने अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। वह प्रतिनिधि व्यवहारिक तौर पर जो जनता का शासन है उसे लागू करता है। तो वास्तविक शासन की शक्ति किसे मिलती है, जो प्रतिनिधि होता है उसे जनता वास्तविक शासन की शक्ति देती है। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग देखते हैं कि भारत की जो हमारी लोक प्रभुता है, जो लोकतंत्र है, वो जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, हमारा संविधान योग्यता पर बल नहीं देता है, योग्यता पर बल नहीं देता है, लोक प्रभुता पर देता है। लोक प्रभुता पर बल देता है। हम लोग देखेंगे कि जैसे भारत में जब निर्वाचन होता है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो भारत की जनता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो भारत की जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनाव में अपने प्रतिनिधि को वो सेलेक्ट करती है या अपने प्रतिनिधि को जिताती है वो। तो उसमें ये होता है कि जैसे योग्यता पर फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कोई चाय वाला हो या फिर कोई मफलर वाला हो या फिर लालू के दो चेहरे जो हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, वो तो भारत की जनता जिसे भी अपना प्रतिनिधि मान ली वो शासन करेगा। वो भारत का जो शासन, जो जनता का शासन हो, उसे व्यवहारिक तौर पर लागू करता है। अब जिसे भी वो अपना प्रतिनिधि मान ले, चाहे वो मफलर वाला हो चाहे चाय वाला हो। तो इस तरह हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव थे, ये लोग क्या हैं, ये लोग 10वीं प्लस 12वीं फेल हैं। लेकिन जो जनता है उन्होंने उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो 10वीं 12वीं फेल को कोई एक उसमें से डिप्टी सीएम बन गया था, कोई एक स्वास्थ्य मंत्री बन गया था। अब सोचिए, जो 10वीं 12वीं फेल है वह डिप्टी सीएम के तौर पर जा रहा है तथा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जा रहा है, जिसे स्वास्थ्य का कोई नॉलेज ना हो, जिसे डिप्टी सीएम के पद के योग्य भी न माना जाए, लेकिन भारत के जनता ने उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो संवैधानिक तौर पर वो वहां पर जाएगा, उसे शक्ति मिल गई है। इसी तरह हम लोग देखते हैं जो स्मृति ईरानी है, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद था, उसमें जो स्मृति ईरानी थी वो शिक्षा मंत्री बना दी गई थी, वह भी 10+2 फेल थी। अब सोचिए 10+2 फेल लोगों को शिक्षा मंत्री तक बना दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जनता का शासन है, जनता भी जिसे भी अपना प्रतिनिधि मान ले वो उसे वहां पर
जनता के शासन को व्यवहारिक तौर पर लागू करने के लिए चला जाता है, उसे संवैधानिक योग्यता मिल जाती है, संविधान उसे पूर्ण अनुमति दे देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भारत में क्या है कि योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ पर लोक प्रभुता को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर भारत की जनता जिसे भी चाहे, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कबाड़ी हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई चाय वाला हो या कुछ हो, चाहे वो एक फेल ही क्यों ना हो, उसे अगर उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है तो वास्तविक शक्ति उसके हाथ में चली जाती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का जो आशय है उसमें क्या था, जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा शासन होगा। अब मान लीजिए क्या होता है कि कोई आईएएस है या पीसीएस अधिकारी है, वो 5 साल 6 साल वो खूब अच्छे से पढ़ाई किया। जब पढ़ाई करता है तो वो क्या करता है, उसको खाने बनाने का प्रॉब्लम होता है, खाना बनाता है, एक टाइम खाता है एक टाइम नहीं खाता है, पैसे बचाता है, एक टाइम चाय पीता है एक टाइम नहीं चाय पीता है। वो हर साइड से अपने पैसे बचाने की कोशिश करता है, अपने फैमिली को देखता है, इतनी सारी टेंशन होती हैं, 5 साल 6 साल खूब मेहनत करता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, अब सिलेक्ट तो वो हो जाता है, लेकिन वो इतना पढ़ लिख कर उस पोस्ट पर जाता है, इतना पढ़ लिखने के बाद वो उस पोस्ट पर जाता है, लेकिन जो भारत में क्या है, लोक प्रभुता पहले है। मतलब जनता स्वामी है, जनता ने अपना प्रतिनिधि जिसे भी चुना वो वास्तविक शक्ति वहां पर उसको मिल जाती है। तो अब जो आईएएस है पीसीएस है, वह 10 से 12वीं फेल को जो शिक्षा मंत्री तक बन जा रही हैं या डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री तक बन जा रहे हैं, उन लोगों को वो जाकर सैल्यूट करेगा। तो एक एक तरह देखा जाए तो ये बहुत गलत चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारा संविधान सर्वोपरि है तो हमें इसे मानना पड़ेगा। अब जनता के लिए शासन होगा, तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि जैसे जनता के लिए शासन होगा, तो किसी परिवार विशेष अथवा धर्म विशेष धर्म विशेष के लिए शासन नहीं होगा। किसी परिवार विशेष या धर्म विशेष के लिए शासन नहीं होगा, इसमें यह बताया गया है। मतलब इसमें जो जनता होगी उसका हित सर्वोपरि होगा, किसी परिवार का हित सर्वोपरि नहीं होगा या किसी धर्म का हित सर्वोपरि नहीं होगा, सबसे बड़ी जनता का हित होगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का आशय क्या है। अब हम लोग चलते हैं लोकतंत्र के रूप में। लोकतंत्र के रूप, लोकतंत्र दो रूपों में होता है। पहला संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अध्यात्मक लोकतंत्र। ये क्या है, यह भारत की विशेषता है। भारत की विशेषता है, भारत में ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में ब्रिटेन से लिया गया है, यह अमेरिका की विशेषता है। अध्यात्मात्मक लोकतंत्र को राष्ट्रपति प्रणाली भी बोला जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली है। जो भारत का लोकतंत्र है उसे हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, अध्यात्मात्मक लोकतंत्र क्या होता है। हम लोग इसके दोनों दोनों रूपों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या भारत को अध्यात्मात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए, मतलब संसदीय लोकतंत्र छोड़ देना चाहिए। इस पर हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। तो पीटी के लिए हम लोगों ने देखा कि इतने सारे कि भाई ये भारत की विशेषता है, ब्रिटेन से लिया गया, प्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, अमेरिका की विशेषता है ये,
ये राष्ट्रपति प्रणाली अध्यात्मक लोकतंत्र जो राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें जो अब हम लोग डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट में जो पहला अंतर देखेंगे, अंतर क्या है आखिर में, आखिर क्यों मांग की जाती है, तो हम लोग देखेंगे जो कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है। ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। इसके बारे में जब हम लोग डिफिनेशन अच्छे से इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा, तब हम लोग देखते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों है, कि इसे क्यों आखिर में इतना बड़ा बोला जाता है। इससे हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो हमारे मंत्रिपरिषद जब गठन होता है, जैसे अभी हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो लोकतंत्र में लोक प्रभुता को स्वीकार किया जाता है और मतलब जनता ही स्वामी होती है, तो मंत्रिपरिषद आखिर में हमारा ऐसा मतलब कि अयोग्य क्यों हो जाता है, जो और जो अध्यक्षात्मक होता है वहाँ पर मंत्रिपरिषद सुयोग्य क्यों हो जाता है, आखिर क्या कारण होते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं। सत्य का पृथक्करण पाया जाता है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हम लोग जैसे जानते हैं जो कार्यपालिका कौन है, पीएम हो गए प्लस मंत्रिपरिषद। विधायिका क्या है, संसद हो गया। विधायिका संसद हो गया। और यहाँ पर न्यायपालिका हो गए, विधायिका, यहाँ पर इसके विधायिका को कांग्रेस बोला जाता है, इसके कार्यपालिका को राष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका को राष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लोकतंत्र, जो संसदीय लोकतंत्र है, उसमें क्या होता है, कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे जैसा हम लोग जानते हैं कि जैसे मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए मंत्रिपरिषद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए। मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उन्हें संसद का सदस्य हो जाना चाहिए। अब ये किसी भी संसद, दोनों सदनों में से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी संसद के सदस्य होने चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं जो मंत्रिपरिषद है, जो जो कार्यपालिका है, वो संसद का सदस्य होना चाहिए, और प्लस जो विधायिका है वो खुद संसद होती है। तो इस तरह देखते हैं दोनों में क्या है, दोनों में एक सामंजस्य बैठा रहता है। जैसे जब जो मंत्रिपरिषद या पीएम हो गए, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ये लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि वही मंत्रिपरिषद संसद का सदस्य भी है, वही विधायिका वही कानून भी बना रही है, तथा वही मंत्रिपरिषद में भी हैं जो कार्यपालिका भी हैं। इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जो यहाँ की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका, इसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस। तो इस इन दोनों में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है। मतलब कांग्रेस का कोई भी सदस्य कार्यपालिका में नहीं जा सकता। मतलब
जो विधायिका है, जो वहाँ की कांग्रेस है, वहाँ का कोई भी सदस्य कार्यपालिका में नहीं जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति या उसके जो मंत्री परिषद है उसमें नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति क्या होता है, वो राष्ट्रपति वहाँ पर जिसे चाहे वो अपना मंत्री बना सकता है, जिसे चाहे अपना मंत्री के पद से हटा सकता है। वहाँ पर कांग्रेस का कोई भी सदस्य मंत्री परिषद में नहीं जा सकता है, या फिर कांग्रेस ये नहीं बोल सकती कि आप इसे बनाइए इसे ना बनाइए, वो राष्ट्रपति के इच्छा पर डिपेंड होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आखिर अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि आखिर क्यों सुयोग्य सुयोग्य होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री बनते हैं, वो बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, बड़े बड़े हेल्थ वाले बनते हैं, बड़े बड़े जो मतलब अपने अपने सेक्टर के जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो लोग बनते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री वहाँ के मंत्री परिषद में रहते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ के संविधान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहाँ के संविधान ने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया है कि हम उसी पर चलेंगे। कांग्रेस का कोई भी सदस्य मंत्री परिषद में नहीं जा सकता है, तो राष्ट्रपति जिसे चाहे वो अपना मंत्री नियुक्त कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति वहाँ पर जो बड़े बड़े विद्वान को अपने मंत्री परिषद में शामिल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि संविधान ने यह किया बोला है कि जो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों एक दूसरे से मिले हुए होंगे। जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे से मिले हुए होंगे। उसी संसद के सदस्य में से ही उन्हें मंत्रिपरिषद में किसी को नियुक्त करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ के जो मंत्री परिषद हैं वो अयोग्य माने जाते हैं, अयोग्य माने जाते हैं। यहाँ पर अन्ना हजारे जैसे लोग को अन्ना हजारे जैसे लोग को मंत्रिपरिषद में नियुक्त नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों? अन्ना हजारे को पहले संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस मंत्रिपरिषद में नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है, जो भारत का मंत्रिपरिषद है, वो अयोग्य माना जाता है, जबकि जो अमेरिका का मंत्रिपरिषद है वह सुयोग्य माना जाता है। यही कारण होता है। अब हम लोग जो दूसरा अंतर है, दूसरे अंतर में हम लोग देखेंगे कि नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोनों एक हैं। जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिसके नाम पर जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री हैं प्लस मंत्री परिषद। शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री को ही मिलती है। नाम मात्र की कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति होते हैं, जिनके नाम पर केवल निर्णय लिया जाता है। इसमें क्या है कि दोनों एक ही होते हैं, मतलब नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका की ऐसी कोई डिफिनेशन नहीं है। वहां पर केवल एक ही कार्यपालिका है, वो है राष्ट्रपति प्लस उसका मंत्रिपरिषद, दोनों एक ही होते हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, जो वास्तविक कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अनिश्चितता नहीं होती है। तो हम लोग देखेंगे जो वास्तविक कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है, मतलब जैसे मंत्री जैसे पीएम हो गए और उनका मंत्री परिषद हो गया, अगर पीएम को हटाना है तो संसद में एक विधेयक लाना पड़ता है, उसे साधारण बहुमत से अगर पारित कर दिया जाए तो पीएम तथा उनके मंत्री परिषद को हटना पड़ता है, वो साधारण विधेयक होता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका के कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह नहीं कर सकते हैं कि हम 5 साल तक पीएम बने ही रहेंगे। अगर संसद में एक साधारण बहुमत से एक विधेयक पारित कर दिया जाए तो उनको हटना ही पड़ेगा, वो यह नहीं कर सकते कि हम 5 साल तक रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि
महाभियोग होता है, महाभियोग होता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा तो आपको महाभियोग विधेयक लाना पड़ेगा। अब महाभियोग विधेयक ये होता है कि इसमें 2/3 मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 1789 में अमेरिका का संविधान बना, अमेरिका का संविधान बना। लेकिन आज तक कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो है आज तक महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटा है, क्योंकि वहां पर यह काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जबकि भारत में क्या है कि वास्तविक कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। मतलब 5 साल तक कोई ये नहीं बोल सकता कि हम बने रहेंगे। साधारण बहुमत से भी उनको हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, यह साधारण बहुमत से पारित होती है। तो हम लोग देखते हैं जब 1990 2000 का जो दौर था उसमें गठबंधन की राजनीति चलती थी। गठबंधन की राजनीति गठबंधन की राजनीति चलती थी। होता यह था कि उस समय 1990 से 2000 के बीच में क्या हुआ था कि कोई कोई प्रधानमंत्री मात्र 13 दिन का कार्यकाल करता था, कोई कोई प्रधानमंत्री 6 6 महीने रहता था, कोई कोई प्रधानमंत्री 13 दिन, कोई 11 दिन, ऐसे ऐसे तमाम प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री चेंज हुए, क्योंकि गठबंधन के का दौर था। वहां पर एक पार्टी अपना जो उनको विश्वास दी थी वो विश्वास खींच लेती है, तो उससे उसका जो संख्या होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है, जिसके कारण उस समय क्या होता था कि जो प्रधानमंत्री हैं तथा उनके मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र दे देना पड़ता था। अगर त्याग वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उन्हें त्यागपत्र देना ही पड़ता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह वास्तविक कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। इससे क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाही नहीं से बन सकता है। यह संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा गुण है कि वास्तविक कार्यपालिका के कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती है। कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाही नहीं बन सकता है। वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उससे उसके तथा उसके मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। अगर कोई तानाशाह बनना चाहे तो सदस्य उसको गिरा सकते हैं नीचे। तो इस तरह हम देखते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही बहुत होता है। इसका चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एक और पॉइंट है, वो है सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में होते हैं, यहाँ पर चौथा में नहीं। मतलब होता यह है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो इसमें क्या होगा कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद जितने भी उनके मंत्रिमंडल हैं सबको सामूहिक तौर पर इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस किसी मंत्री को नहीं हटा सकती है। राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार किसी मंत्री को बना सकता है, किसी मंत्री को हटा सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने जो संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मात्मक लोकतंत्र है उसके बारे में हम लोग अंतर पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो गुण होते हैं अ, उसको हम लोग पढ़ेंगे। संसदीय लोकतंत्र के गुण। संसदीय लोकतंत्र के गुण क्या हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तानाशाही तानाशाही से रक्षा। तीसरा
कार्यपालिका तथा विधायिका में सामंजस्य। हम लोगों ने सामूहिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, तानाशाही से रक्षा पढ़ा, इन तीनों को पढ़ा। तो मतलब संसदीय लोकतंत्र के ये गुण होते हैं। इसके अवगुण हम लोग देखते हैं। अवगुण जो है वो क्या है? सुयोग्य मंत्रिपरिषद का अभाव, मतलब सुयोग्य मंत्रिपरिषद जो मंत्री हैं वो नहीं मिल पाते हैं। दूसरे अवगुण क्या है कि जो कार्यकाल है, कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। कार्यकाल की अनिश्चितता होती है जिससे जैसे कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी नीतियां लाता है, तो अगर कार्यकाल उसकी अनिश्चितता, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है अपनी नीतियां लाया, वो एक साल तक उस गवर्नमेंट के पद पर बैठा रहा, तो एक साल तक उसकी नीतियां चलती रहीं। अब दूसरे साल कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, कोई दूसरा पीएम हो जाएगा, वो अपनी नीतियां लाएगा। इससे क्या होगा, जो नीतियां होती हैं उसमें जो निरंतरता होती है नीतियों में वो टूट जाती है, इसीलिए ये अवगुण पाया जाता है। जो संसदीय लोकतंत्र के गुण होते हैं, संसदीय लोकतंत्र के जो गुण होते हैं, ये अध्यक्षात्मक के अवगुण हो जाते हैं। इसमें क्या है कि जो संसदीय लोकतंत्र के ये अवगुण हैं, ये उसके अध्यक्षात्मक के गुण बन जाते हैं। मतलब कार्यकाल की सुनिश्चितता हो जाती है, वहां पर सुयोग्य मंत्रिपरिषद वहां पर मिल जाता है। और इसमें क्या है कि इस गुण जो है ये अवगुण बन जाते हैं, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व तो वहां पर नहीं कार्य रहने के कारण तानाशाही वगैरह भी आ जाती है, तो विधायिका में सामंजस्य नहीं बैठा रहता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इस पर चलते हैं कि तो इस तरह हम लोगों ने जो संसदीय लोकतंत्र क्या होता है और अध्यक्षात्मक क्या होता है, इसको इन दोनों को हम लोग पढ़ाना। तो अब क्वेश्चन बार बार यही आता है कि क्या भारत को अध्यक्षात्मक और लोकतंत्र अपना लेना चाहिए, आखिर क्यों ऐसा बोला जाता है? तो आखिर क्यों बोला जाता है, हम लोग देखेंगे। जो इसकी मांग थी वह दो चरणों में उठी थी। पहले जब गठबंधन की राजनीति थी, गठबंधन का दौर था, तो हम लोग देखते थे जो सरकारें हैं छः छः माह में, 13 दिन में, 11 दिन में गिर जाती थी। इससे क्या होता था, जो नीतियां होती थी वो प्रभावित होती थी। तो उस समय भी ये मांग की गई कि भारत को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए। वर्तमान में जो मोदी गवर्नमेंट है वो जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि वर्तमान में जो मोदी गवर्नमेंट है वो उसमें एक कुशल नेतृत्व है, एक कुशल नेतृत्व भारत को मिला है। तो यह मांग की जा रही कि उसे अब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए, क्योंकि भारत को एक कुशल नेतृत्व मिल गया है, एक अच्छा मंत्रिपरिषद मिल गया है, और इससे क्या है कि उसकी जो नीतियां हैं यह काफी अच्छी चल रही हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो वर्तमान में क्यों आखिर इसकी मांग की गई थी। तो बोला यह जाता है कि उसे एक कुशल नेतृत्व के कारण उसे पूरी छूट दिया जाए, पूरी छूट दिया जाए, ताकि वह स्वतंत्र निर्णय ले सके। मतलब जो वर्तमान में कुशल नेतृत्व हमारे पास मौजूद है तो उसे पूरी छूट दे दी जाए। इसमें यह ना हो कि उसके कार्यकाल की अनिश्चितता वहां पर हो जाए, उसे पूरी छूट दिया जाए ताकि उसकी नीतियां जो हैं वो प्रॉपर ढंग से आगे बढ़ती रहें। तो जैसे यही कारण है कि जो जीएसटी हो गया, जीएसटी प्लस नोटबंदी प्लस 3 तलाक, 370, इन सबको हटाने के पीछे कारण क्या था कि जो भारत में अभी एक कुशल नेतृत्व मौजूद है उसे भारत की जनता ने एक बहुमत दिया है।
ताकि अब जब उसको बहुमत मिला है तो उसको कोई डर भी नहीं है, कोई डर किसी प्रकार का नहीं है कि कोई पार्टी उनसे अपने मतलब कि अपना जो विश्वास है उससे अपना विश्वास कि हम हमसे उठा लेगी तो हमारी सरकार गिर जाएगी। इन्हें ऐसा कोई भी डर नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि ये जो कानून है, जो ऐसी कोई कुछ कुरीतियां हुई या फिर ऐसे ऐसे कानून जो काफी कड़े कानून होंगे उन्हें लाने में ये हिचकिचा नहीं रहे हैं। तो जीएसटी इसी तरह लाया गया। इसी उद्देश्य से अगर मान लीजिए यही गठबंधन की राजनीति होती तो जीएसटी कभी नहीं आ सकता, कभी नोटबंदी नहीं आ सकता, तीन तलाक कभी खत्म नहीं हो सकता, 370 भी कभी खत्म नहीं हो सकता था। तो यही कारण है कि वर्तमान में एक अध्यात्मात्मक लोकतंत्र की भारत में मांग की जा रही है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपना व्यू देख अब हम लोग अपना व्यू देते हैं इसमें कि आवर व्यू, हमारा व्यू क्या होना चाहिए। क्या हमें भारत एक संसदीय लोकतंत्र अपना लेना चाहिए? तो नहीं, हमें संसदीय लोकतंत्र नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? क्यों? पहला, अशिक्षा, गरीबी, आय की असमानता, कट्टरता, जाति धर्म। क्यों ऐसा क्यों नहीं अपनाया जाए? क्योंकि भारत में अभी भी अशिक्षा काफ़ी मात्रा में है, गरीबी काफ़ी मात्रा में है, आय की असमानता काफ़ी मात्रा में है, कट्टरता बहुत ज़्यादा ही मात्रा में है, धार्मिक कट्टरता तो हद से ज़्यादा है, जाति भी बहुत ज़्यादा है, जातिवाद दंगे होते हैं, धर्म वगैरह ये सब भी जो भारत में एक काफ़ी मात्रा में अभी भी व्याप्त हैं। तो कहीं कोई कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए जो एकदम से कट्टर हो, एक धर्म विशेष का ही वो केवल लेकर चले। अगर कोई जैसे कोई कट्टर हिंदू कट्टर होगा तो वो केवल हिंदुओं का भला लेकर चले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और कोई मुस्लिम कट्टर हो जाए केवल मुस्लिमों का भला लेकर चले, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा और तनाशाही आ जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें आखिर क्यों नहीं अपनाना चाहिए। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय लोकतंत्र को मूल ढांचा करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय लोकतंत्र को मूल ढांचा करार दिया था। इसका मतलब यह है कि आप संविधान संशोधन के तहत भी संसदीय लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अपना व्यू दे सकते हैं कि भारत जैसे देश को जहां अभी जो विकासशील अभी है, जहां पे अशिक्षा, गरीबी, आय की असमानता, कट्टरता, जाति धर्म जैसे अनेक मुद्दे अभी भी हद से ज्यादा व्याप्त है, वहां पर संसदीय लोकतंत्र ही उपयुक्त है। लेकिन उसमें एक चीज ये किया जा सकता है कि जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, उनका जो कैरेक्टर है वो काफी गिरता जा रहा है। अगर वो अपने कैरेक्टर में सुधार कर लें, जैसे संसद के सदस्य क्या है, किसी दूसरे सदस्य को गाली दे रहे हैं, किसी मतलब नारी को क्या क्या बोल दिया जा रहा है उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। तो ऐसे से उनको अपने कैरेक्टर में सुधार करना होगा, उन्हें उनकी प्रॉपर नीतियों के तहत उनको चलना होगा, एक अच्छे प्रतिनिधि के तहत उनको रहना होगा। तो ऐसे में अगर ये सब हो जाए तो भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र ही ज़्यादा उपयुक्त है। अब हम इसमें देखते हैं कि मूल ढांचा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मूल ढांचा करार दिया है, आखिर मूल ढांचा होता क्या है? मूल ढांचा कब दिया गया था इसको हम लोग देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में एक डिसीजन दिया था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि कुछ भी संविधान का एक आर्टिकल, शब्द, क्लॉज, सब क्लॉज इत्यादि, संविधान का एक आर्टिकल, शब्द, क्लॉज, सब क्लॉज इत्यादि, ऐसा कोई भी
चीज मिला, संविधान में ऐसी कोई भी चीज मिली जिस पर पूरा संविधान, जिस पर पूरा संविधान टिका हो, तो उसे मूल ढांचा माना जाएगा। जिस पर पूरा संविधान टिका हो तो उसे मूल ढांचा माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मकान की नींव, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जो मकान है वह नींव पर टिकी है, तो नींव को हम लोग मूल ढांचा बोल सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नींव को मूल ढांचा नहीं बोल सकता, ये हम केवल एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो मकान की नींव है, नींव को मूल ढांचा बोल सकते हैं, क्योंकि नींव पर ही पूरी मकान टिकी हुई है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान का कोई भी एक ऐसा चीज जिस पर पूरा संविधान टिका हो तो उसे मूल ढांचा बोला जाएगा। और जो मूल ढांचा है उसे संविधान संविधान संशोधन के तहत भी खत्म नहीं किया जा सकता है। उसे संविधान संशोधन के तहत भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा। अब सवाल ये उठा कि आखिर मूल ढांचे में क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसका निर्णय समय समय पर लिया जाएगा। जैसे जैसे कोई भी ऐसी चीज मिली जो सुप्रीम कोर्ट लगेगा कि यह संविधान का मूल ढांचा है, तो उस समय उसको संविधान का मूल ढांचा करार दे दिया जाएगा। अभी तक 26 को मूल ढांचा करार दिया गया है, जिसमें संसदीय लोकतंत्र भी है। संसदीय लोकतंत्र भी है, निरपेक्ष भी है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के लिए संसदीय लोकतंत्र ही सबसे उपयुक्त है। अब हम लोग चलते हैं गणराज्य। शासन के स्वरूप के लास्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं कि गणराज्य क्या होता है। आशय आखिर क्या है, तो हम लोग देखेंगे। जो गणराज्य का आशय क्या होता है कि जो राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत नहीं होगा। मतलब निर्वाचित होगा। जो राज्य का प्रमुख होगा वह वंशानुगत या मनोनीत नहीं होगा, वह निर्वाचित होगा। चाहे वह अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होगा, लेकिन वह निर्वाचित होगा। तो अब आखिर में एक क्वेश्चन उठता है कि जो लोकतंत्र तथा गणराज्य में अंतर। जो लोकतंत्र है इसमें क्या होता है, ये वास्तविक शासन की शक्ति रखता है। जो लोकतंत्र में होता है प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। गणराज्य में क्या है, राज्य का प्रमुख होता है, निर्वाचित वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
किसी भी तरीके से हो सकता है। वास्तविक शासन कौन है? पीएम प्लस मंत्रिपरिषद है। राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। इसीलिए हम देखते हैं कि जो गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। तो इस तरह हम लोगों ने एक बाय एक जो शासन, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें शासन के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि हमारा शासन का स्वरूप कैसा होगा। तो हम लोगों ने एक बाय एक सभी को पढ़ा तथा हर 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 की आलोचनाएं की। अब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे जो जो हमारा जो उद्देश्य बताया गया है, सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना, उसकी जो कमियां हैं या आलोचनाएं करेंगे, इसके महत्व को पढ़ेंगे। फिर इसके कमियां, आलोचनाएं, महत्व। फिर इस एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रस्तावना है वह संशोधनी है, संशोधनी है अथवा नहीं, या संविधान का अंग है अथवा नहीं। तो आगे का वीडियो हम लोग यह दो टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। सॉरी।